प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग भूगोल के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग अपने इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन में हम लोग वन के बारे में तो देख लिए थे, लेकिन प्यारे बच्चों आज हम लोग वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को हमको समझना है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वन एवं वन्य जीव संसाधन, यही चैप्टर हमारा था। इसमें अभी हम केवल वन संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। वन संसाधन किसे कहते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग वनों के वर्गीकरण को देखेंगे। इसकी परिभाषा को हमने कल वाली क्लास में यानी इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने खूब अच्छे से देखा और समझा है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण आज हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से आप देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो भैया इसको आप अगर हम लोग देखें वनों के वर्गीकरण को तो हम ये पाते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर हम वनों के वर्गीकरण की बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। भैया अच्छे से आप देखिए इसको, विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें से अगर हम लोग देखें जिनमें से एक जो वन है उस वन को हम लोग कहेंगे उष्णकटिबंधीय। जिनमें से एक वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो एक जो वन है इस वन को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। दूसरा जो वन है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। तो एक आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहेंगे शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन। तो आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ। तो अगला जो है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, एक ये होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक है पर्वतीय वन, और एक जो सबसे लास्ट में है उसको कहते हैं मैंग्रोव वन। तो कुल मिला के इतने प्रकार के वन होते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए। भैया बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और आपको मैं बता दूं कि ये क्लास बहुत ही शानदार है, और ये जैसे मैं आपको यूट्यूब पे बिना किसी पैसे के मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा दावा है कि इस तरीके से कोई आपको यूट्यूब पे पढ़ाएगा नहीं। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिले इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे बहुत ये निवेदन कर रहा हूँ भैया, आप अच्छे से इसको जो है
देखिए, तो हम लोग यही पढ़ेंगे, वनों के वर्गीकरण में हम लोग स्टार्ट करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है हेडिंग डालेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार अगर आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। चैप्टर चूँकि थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने में हमारे पास कई सारे वीडियो यानी 5-7 वीडियो हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो है उष्ण, या पूरा ही मिटा के हम लोग हेडिंग डाल देते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या इसी वन को कहीं कहीं पे लिखा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो कहीं कहीं पे इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और कहीं कहीं पे इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हम खूब अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है उष्ण, दूसरा शब्द है कटिबंधीय। तो यहाँ पे एक शब्द है उष्णकटिबंधीय, तो उष्ण का मतलब होता है गर्म, उष्ण का मतलब होता है गर्म, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। ठीक है, अगर इसको हम समझने पे आ जाए तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी का कोई ना कोई एक केंद्र है, क्योंकि पृथ्वी अगर हम माने कि वृत्ताकार है तो हर वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होता है, और इस पृथ्वी के बीचों बीच यानी केंद्र से होकर के मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को हम, ये भू के मध्य से गुजरती है, भून के पूरे पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, या इसीलिए हम इसको कहते हैं भूमध्य, भूमध्य रेखा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, अगर इसी रेखा की बात करें तो इस रेखा की अगर हम इस रेखा से अगर हम 10 डिग्री अक्षांश तक उत्तर में चले जाएं और 10 डिग्री अक्षांश तक हम नीचे चले आएँ यानी दक्षिण की ओर आ जाएं, तो इस रेखा के 10 डिग्री अक्षांश यानी कि 10 डिग्री उत्तर में, इस रेखा से 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री नीचे के जो क्षेत्र हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र हैं, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, यही कहलाता उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये जो सदाबहार वन है, ये हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य की जो, यानी कि सूर्य की जो लंबवत किरण है, ये पूरे साल में सबसे अधिक इसी क्षेत्र में पड़ती है, पहली बात। और दूसरा, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। इन दोनों वजह से एक तो लंबे समय तक सूर्य की किरण पड़ती है, और दूसरा ये जो सूर्य की किरण है ये सीधी पड़ती है, तो इन दोनों कारणों की वजह से यहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, यानी तापमान अधिक होता है। और तापमान के अधिक होने की वजह से, जब तापमान अधिक होगा तो जल का, यानी कि जल ज़्यादा गर्म होगा, जल जब अधिक गर्म होगा तो अधिक गर्म होने की वजह से जलवाष्प अधिक मात्रा में बनेगा, और जितना ज़्यादा जलवाष्प बनेगा उतना ज़्यादा बादल बनेंगे, और जितना बादल बनेंगे उतना ज़्यादा संघनन की क्रिया होगी, और जितना ज़्यादा संघनन की क्रिया होगी उतना ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में वहाँ पे वर्षा होगी। तो यहाँ पे तापमान के अधिक होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया कि भाई इस पूरे क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक यानी तापमान अधिक होता है। तापमान के अधिक होने की वजह से जलीय सतह का तापमान, जलीय सतह का जो तापमान है, तापमान अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब जलीय सतह का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इससे जो है जलीय सतह गर्म हो जाती है, इससे जलीय सतह जो है, जलीय सतह गर्म होगी। जब जलीय सतह गर्म होगी तो जल जो है ये जलवाष्प में बदल जाएगा, जलवाष्प में परिवर्तित होगा, और यही जल जब जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो जलवाष्प में परिवर्तित होने के बाद ये जो जल है, ये जो है इस जल का क्या होगा, इस जल का जो है अगर हम लोग समझें तो इस जल का आरोहण होगा, जल का आरोहण होगा, और यही जो जल है
आरोहण का मतलब ये जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, ठीक, आरोहण होगा। और जब जल का आरोहण होगा तो आरोहण होने की वजह से जो जल है ये वायुमंडल में पहुँचेगा और वहाँ पे संघनन की क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी। और संघनन की क्रिया के होने की वजह से यहाँ पे बादल बनेंगे, बादलों का निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा। और बादलों के निर्माण के होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वर्षा जो है अत्यधिक मात्रा में होगी, वर्षा अत्यधिक मात्रा में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पे वर्षा भी अत्यधिक मात्रा में होती है। और जब वर्षा अत्यधिक मात्रा में होगी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो हमने बताया सदाबहार क्यों है, सदाबहार क्यों है, सदाबहार का मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं, यानी कि हमेशा हमेशा हरे भरे। भैया अच्छे से आप पढ़िए इसको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। सदाबहार का मतलब होता है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा हरे भरे होते हैं। और हरे भरे क्यों होते हैं, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, और दूसरा यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो तापमान और वर्षा अधिक होने की वजह से यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो सदाबहार यानी हमेशा हरे भरे होते हैं। इनके हमेशा बहार ही रहा था, ये हमेशा खुश रहा थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं सदाबहार वन। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, ये सदाबहार यानी हमेशा हरे भरे क्यों होते हैं, क्योंकि अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है। आप जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों जो होते हैं इनका ये जो भोजन बनाते हैं, तो भोजन का जो निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण हमने बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में हमने इसको आप समझिए, इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो जल की, एक तो इसमें जल की आवश्यकता होती है। जल क्या हम कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की, एक तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश इसकी ज़रूरत होती है। और दूसरा ये जो है ये इनको जो है खनिज तत्व, इनको जो है खनिज तत्व, और खनिज तत्व के साथ साथ इनको H2O यानी जल की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, सूर्य के प्रकाश अधिक होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अत्यधिक मात्रा में करते हैं। दूसरा यहाँ पे खनिज तत्व और जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है तो इनको जल भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश और जल के उपलब्ध होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बड़े पैमाने पर कर पाते हैं। और बड़े पैमाने पर कर पाने की वजह से ये जो है भोजन का निर्माण बड़े पैमाने पर करते हैं, भोजन का निर्माण अधिक करते हैं, भोजन का निर्माण अधिक करते हैं, निर्माण अधिक करते हैं। अब ये बताओ भैया, जेकब भर पेट भोजन मिली, अगर भर पेट भोजन मिले तो आदमी सड़ियान चला जाई मोटान, ठीक। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इनको भरपेट भोजन मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बड़े पैमाने पर होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जितना ज़्यादा होगी पौधे अपने भोजन का निर्माण उतना ही ज़्यादा मात्रा में करेंगे, और जितना ज़्यादा पौधे अपना भोजन का निर्माण कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा ये जो पेड़ पौधे होंगे लंबे होंगे, मोटे होंगे, हरे भरे पाए जाएंगे। इसलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होने की वजह से यहाँ के जो वृक्ष होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण अत्यधिक मात्रा में कर पाते हैं, और अत्यधिक मात्रा में करने की वजह से हमेशा हरे भरे होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें खूब अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो इसको मिटा के हम एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से अब हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं भाई, बोलो यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना, बताओ भाई। अगर आ गया है तो आप जो है लाइक कीजिए, और यदि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो आप जो है इसको जो है या यूट्यूब पे आप जो है कमेंट कीजिए। और अगर आप कमेंट करेंगे और यहाँ पे एक सलाह देंगे कि देखिए हमको जो है लाइव क्लास करनी है, तो हम आपको लाइव भी आके पढ़ाएंगे, लेकिन सभी लोग जो है इस क्लास में कमेंट करें इस वीडियो पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जो सदाबहार वन है, ये सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे, तो ये वहीं मिलेंगे। हमने बताया ये पृथ्वी पर 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर कहाँ तक भैया, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी, यन का मतलब उत्तरी नॉर्थ, यस का मतलब साउथ यानी दक्षिणी
अक्षांश रेखा तक, अक्षांश रेखा तक पाए जाते हैं। यानी ये वन हमको कहाँ मिलेंगे पूरे विश्व में? तो ये वन हमको 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में ये पाए जाएंगे, या वहाँ तक पाए जाएंगे ये वन पाए जाते हैं, जहाँ अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। यानी ये वन हमको हर जगह पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये पूरे विश्व में हमको वहीं दिखेंगे जहाँ पे 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा का क्षेत्र होगा, और जहाँ पे अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, अत्यधिक तापमान का मतलब कितना तापमान होगा? यहाँ का जो औसत तापमान होगा, अगर हम औसत तापमान की बात करें तो यहाँ का जो औसत तापमान होगा वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा भैया। यानी औसत जो तापमान है, एवरेज टेम्परेचर, ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान होगा। और अत्यधिक वर्षा यानी औसत वर्षा की बात करें तो ये होगी 250 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो यहीं पे ये हमको मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये जो वन है, अगर इस वन की विशेषता की बात करें, विशेषता सदाबहार वन की अगर हम विशेषता की बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अगर इनकी विशेषता की बात करें तो इनकी पहली जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर पाए जाने जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की लंबाई अधिक होती है। लगभग 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर लंबे यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं भैया। तो लंबाई अधिक होती है, पहली विशेषता है। इस वन की पहली विशेषता क्या है कि यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की लंबाई 40 से लेकर के 60 मीटर होती है। ये हो गया, 60 सेंटीमीटर नहीं, 60 मीटर होती है, 60 मीटर पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो है ये सदैव हरे भरे होते हैं, सदैव हरे भरे होते हैं, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की बात करें तो इनके जो तने होते हैं, तने चौड़े एवं मांसल होते हैं। तो तने चौड़े होते हैं और मांसल होते हैं, तने चौड़े एवं मांसल होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो तने मोटे और मांसल होते हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं। और यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनकी लंबाई अधिक होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की अधिकता, यानी कि वृक्षों पर लताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो वृक्ष पाए जाते हैं उन पर लताएं खूब पाई जाती हैं, अमर बेल वगैरह खूब पाए जाते हैं। इनकी लंबाई अधिक होती है। लंबाई क्यों अधिक होती है? क्योंकि हमने बताया यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए भोजन ज़्यादा मात्रा में बनता है, इसलिए मोटे, ताजे और लंबे होते हैं। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे इतने घने वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन में बहुत घने वृक्ष पाए जाते हैं। तो अगली विशेषता है कि यहाँ पर घने वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी सघनता अधिक और गम्यता कम होती है। घने जिसकी सघनता अधिक और इनकी जो गम्यता होती है, गम्यता कम होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखो भाई ध्यान से समझिए। यहाँ पे घने वृक्ष पाए जाएंगे तो एक के बगल एक, एक के बगल एक के बगल एक, यानी कि ये जो वृक्ष होंगे एक ऐसे हैं, तो दूसरा इससे भी ऊपर उठने का प्रयास कर, ऐसे हैं। तीसरा ये देखो ऐसे हैं। यहाँ पे ऐसे वृक्ष पाए जाएंगे, देख रहे हो ना, यानी कि एकदम सघन वृक्ष होंगे, इतने नज़दीक वृक्ष होंगे कि आप यहाँ पे चल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इनकी सघनता होगी।
ठीक है। और हमने बताया लंबाई क्यों अधिक होती है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, इसलिए भोजन अत्यधिक मात्रा में बनाते हैं। दूसरा, सूर्य का प्रकाश पाने के लिए ये इतना उठा है, तो बगल वाला का भैया तोसी ज़्यादा उठा, भी यह देखा, ये जो है इससे भी ज़्यादा उठ जाएगा। ये बगल वाला का अच्छा तू लोग इतना उठा, ठीक है, हम और भी ऊपर उठ जाएंगे। यानी सूर्य के प्रकाश पाने की वजह से, कुल मिला के सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की वजह से ये जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इनकी लंबाई एक दूसरे से अधिक बढ़ा लेते हैं, ताकि इनको जो है सूर्य का प्रकाश मिल पाए। सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, और जब भोजन का निर्माण करेंगे तब ये जीवित रह पाएंगे। तो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इनके बीच में प्रतिस्पर्धाएं पाई जाती है, इसलिए इनकी वृक्षों की लंबाई बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये सारी इनकी जो विशेषताएं रही भाई, हमने विशेषता बता दिया। और देखिए ये कहाँ पाए जाएंगे, इसका वितरण बताया। वितरण के बाद हमने इस प्रकार के वन की विशेषता पढ़ी, और विशेषता के बाद हम लोग इसका जो क्षेत्र है, यानी कि वितरण है, वितरण को पढ़ लेंगे, यानी कि ये वन कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये वन अगर हम लोग भारत में देखें, तो भारत में जो वन है, ये भारत में अगर हम लोग देखें वितरण, कहाँ भारत में, विश्व में नहीं, विश्व में तो बहुत जगह मिलेंगे। भारत में नंबर 1 सबसे पहले ये मिलेंगे पश्चिमी घाट पर्वत पर। पश्चिमी घाट पर्वत पर ये मिलेंगे। बताओ भैया, अच्छे समझ में आ रहा है? तो पश्चिमी घाट पर्वत पे ये वन हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत के अलावा अगर हम लोग देखें तो केरल में ये वन मिलेंगे। केरल में क्यों पश्चिमी घाट पर्वत और केरल में मिलेंगे? क्योंकि जब भारत में मानसून आता है, तो भारत में मानसून जो है आपका अरब सागर से होकर के पश्चिमी घाट पर्वत पे ही पहले आता है, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में आता है। तो यहाँ पे मानसून जो है, मानसून की जो शाखाएं हैं टकरा करके खूब भारी मात्रा में वर्षा करती हैं। तो एक तो वर्षा भी अधिक करती है, दूसरा तापमान भी अधिक होता है। तो तापमान और वर्षा के अधिक होने की वजह से यहाँ भी ये वन मिलेंगे पश्चिमी घाट पर्वत पे। तो केरल पे भी मिलेंगे, केरल में भी ये वन मिलेंगे। केरल के अगर हम लोग और समझें तो लक्षद्वीप में ये लक्षद्वीप में मिलेंगे। लक्षद्वीप के साथ साथ अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो अंडमान और निकोबार में मिलेंगे। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार के अलावा अगर हम लोग इस वन की बात करें तो ये थोड़ा बहुत हमको असम में मिल जाएंगे, असम में मिलेंगे। और असम के साथ साथ ही ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में भी ये वन हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये वन पाए जाएंगे। तो हमारा ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वन एवं वन्य जीव संसाधन, उनमें हम लोगों ने वन संसाधन के बारे में पहले समझने का प्रयास किया। वन संसाधनों में वन संसाधन की परिभाषा हमने पढ़ी, और वन संसाधन की परिभाषा को पढ़ने के बाद हम लोगों ने वनों का वर्गीकरण किया। और वनों का वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि एक वन है जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहा जाता है। तो हमने इस वन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद है भैया यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप प्लीज़ अच्छे से देखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।